तो डियर स्टूडेंट, इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि आप पर्सनल कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिस्ट बना के रखी है कि पर्सनल कंप्यूटर किस तरीके से डिवाइड किए जाते हैं। ये बेसिकली इनका डिवाइडेशन इस तरह से हमने 10 भागों में डिवाइड किया है। किसी कंप्यूटर को, पर्सनल कंप्यूटर को जो किसी एक ही यूजर के द्वारा डिफाइन किया जाता है या काम किया जाता है जिस पर, उसे हम 10 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला भाग है कीबोर्ड। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कीबोर्ड और माउस जो रहती है वो बेसिक इनपुट डिवाइस कहलाती हैं। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जिनके माध्यम से आप अपने निर्देशों को कंप्यूटर के सीपीयू तक, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचाते हैं। तो कीबोर्ड और माउस जो रहते हैं वो पर्सनल कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस की तरह काम में आते हैं। तो ये हुआ हमारा पहला पॉइंट कि कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइस होती हैं। अब कीबोर्ड जो रहता है वो एक इनपुट डिवाइस रहता है, और यदि कीबोर्ड और माउस में भी यदि किसी एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि बेसिक इनपुट डिवाइस क्या है कीबोर्ड और माउस में भी, तो भी आप प्यारे स्टूडेंट कीबोर्ड को पॉइंट आउट करेंगे, क्योंकि सबसे बेसिक इनपुट डिवाइस कीबोर्ड कहलाती है। अब कीबोर्ड को कीबोर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक बोर्ड के शेप में रहता है, इसमें काफी सारी कीज रहती हैं। यदि आपने मेरे पहले वीडियोस देखे होंगे तो उसमें कीबोर्ड और माउस का पूरे तरीके से एलेबोरेट करके मैंने बताया है कि कीबोर्ड में बहुत सारी बटनें रहती हैं जो स्मॉल ए से कैपिटल ए और जेड तक हमको टाइप करने की सुविधा देती हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, कुछ कॉम्बिनेशन कीज होती हैं, नेविगेशन कीज होती हैं। इसके साथ साथ कुछ फंक्शंस कीज होती हैं जो F1 से लेके F12 तक डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं, और इस तरीके से बेसिक इनपुट डिवाइस हमारे सामने आती है जो हम पर्सनल कंप्यूटर में यूज करते हैं। दूसरी होती है डिवाइस माउस। तो माउस जो है वो एक पॉइंटर डिवाइस है जो ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करती है और उस तरह से हम अपना काम संपादित करते हैं। थर्ड नंबर का पॉइंट है सीपीयू। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब भाई ये क्या काम करती है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को बेसिकली हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सेकंड होता है मेमोरी यूनिट, और थर्ड होता है कंट्रोल यूनिट। तो अब बेसिकली बात यह है कि मैंने मेमोरी यूनिट को भी एक अलग पॉइंट्स में लिखा हुआ है, लेकिन वो इसी तरह से यहां पर भी सम्मिलित होती है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करती क्या है? जब डेटा आता है इनपुट से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो रहती है ये एक मैथमेटिकल यूनिट का सारा कार्य संपादित करती है। अरिथमेटिक मतलब प्लस, माइनस, इनटू और डिवीजन वाले कैलकुलेशंस अरिथमेटिक यूनिट से कंप्लीट किए जाते हैं। इसके बाद लॉजिक यूनिट क्या होगा? ये होगा लेस देन, ग्रेटर देन, सॉरी, ये होगा ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर नॉट इक्वल्स टू, लेस नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। इस तरह के जो लॉजिक कैलकुलेशंस रहते हैं वो सारे कंप्लीट किए जाते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा जो सीपीयू के अंदर रहती है। इसके साथ साथ जब कोई डेटा को स्टोर करने की बात आती है तो वो डेटा स्टोर होता है हमारा मेमोरी यूनिट में। जी हाँ, मेमोरी 2 प्रकार की रहती है, एक प्रारंभिक रहती है, एक द्वितीयक रहती है, जो आगे आने वाली क्लासेस में आपको ठीक से डिफाइन किया जाएगा। इसके बाद कंट्रोल यूनिट रहती है। तो ये कंट्रोल यूनिट क्या करती है? किसी डेटा के फ्लो को आप किस तरह से कंट्रोल करते हैं, मतलब कि जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं वो इनपुट से प्रोसेसिंग डिवाइस में किस स्पीड से आते हैं और कब आते हैं, उनका उपयोग कैसे किया जाता है। उसके बाद प्रोसेसिंग स्पीड में उस डेटा का उपयोग कर लेने के बाद या उस पर काम कर लेने के बाद वो आउटपुट डिवाइस में किस तरह से भेजी जाती है या कितना आउटपुट भेजा जाता है। जैसे कि हमने इनपुट डिवाइस से कोई लेटर टाइप किया, वो गया प्रोसेसिंग डिवाइस में, उसके बाद प्रोसेसिंग डिवाइस में उसे एडिट किया गया, उस पर प्रोसेस की गई और एक बहुत सही अलाइनमेंट में एक लेटर को प्रिंट आउट निकाला गया। अब वो जो प्रिंट आउट निकला है प्रिंटर के द्वारा, आउटपुट डिवाइस के द्वारा, वो
इसी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बाद होगा और कंट्रोल यूनिट उसके डेटा के फ्लो रेट को कंट्रोल करेगी। वहीं कंट्रोल यूनिट सारे इनपुट और आउटपुट डेटा को भी कंट्रोल करती है कि कितना डेटा आना जरूरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी में कितना डेटा वर्तमान में काम कर रहा है, उतना ही डेटा कंट्रोल यूनिट के द्वारा रखा जाएगा। तो ये सारी चीजें कंट्रोल यूनिट के द्वारा संपादित की जाती हैं। इसके बाद हम चलते हैं मॉनिटर में। मॉनिटर है एक आउटपुट डिवाइस। तो मॉनिटर क्या करती है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, एक आउटपुट यूनिट है या डिवाइस है। अब मॉनिटर ये करती है कि जितना भी सेंट्रल प्रोसेसिंग से आने वाला डेटा है उसको शो करने या प्रदर्शित करने का काम करती है। बेसिकली ये वही आउटपुट डिवाइस है जो यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस का कार्य करती है, क्योंकि जो भी डेटा प्रोसेसिंग किया जाता है वो हम कैसे देखेंगे? हम केवल तभी देख सकते हैं जब मॉनिटर के थ्रू हमको दिखाई दे। तो ये जो आउटपुट डिवाइस है ये यूनिट एक इंटरफेस का भी कार्य करती है। इस तरह से मॉनिटर जो है वो एक इंटरफेस का कार्य करती है। अब इंटरफेस का क्या मतलब है? इंटरफेस का मतलब है कि दो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के बीच में कम्युनिकेशन को संपादित करना। जैसे हम एक अलग टेक्नोलॉजी है और डिजिटल टेक्नोलॉजी कंप्यूटर है, तो हम दोनों के मध्य मॉनिटर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस होते हुए एक इंटरफेस प्रदान करेगा, जिससे हम अपनी बातों को कंप्यूटर तक पहुंचा सकें और कंप्यूटर की बातें हम तक पहुंच सके। तो इस तरीके से मॉनिटर कंप्लीट होता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं मेमोरी डिवाइस। तो मेमोरी डिवाइस जो है, जैसा कि मैंने बताया कि मेमोरी यूनिट्स जो रहती हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी यूनिट्स कहलाती हैं। प्राइमरी यूनिट्स में रैम और रोम आते हैं और सेकेंडरी यूनिट्स में हार्ड डिस्क आती है जिसमें परमानेंट मेमोरी आती है। तो इस तरह से मेमोरी को हम देखते हैं। मेमोरी ये इस तरह से प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के रूप में जानी जाती है। जो प्राइमरी मेमोरी रहती है वो क्षणिक रहती है, बहुत ही कम समय के लिए होती है। जैसे कि रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। तो रैम को भी हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक रहता है स्टैटिक रैम और एक होता है डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम जो रहती है उसमें डेटा स्टोर स्टैटिकली रहता है और डायनेमिक रैम में डेटा जो रहता है वो हमेशा बदलते हुए रहता है या रिफ्रेश रेट ज्यादा रहता है। सेकेंडरी मेमोरी जो रहती है वो हार्ड डिस्क रहती है, जिसमें एक बार डेटा गया तो वो परमानेंटली वहां पे स्टोर हो जाता है। इसका मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी जो रहती है वो एक क्षणिक मेमोरी रहती है और उसमें डेटा केवल तभी रहता है जब तक कि करंट आ रहा है और जो वर्तमान में हम कार्य कर रहे हैं वो सारे कार्य जो रहते हैं वो स्टोर होते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी में। जबकि यदि हमने किसी डेटा को स्टोर कर दिया है तो वो डेटा स्टोर होता है सेकेंडरी मेमोरी में, मतलब कि हार्ड डिस्क में। तो वो कंप्यूटर बंद हो जाने के बाद भी नष्ट नहीं होता। इस तरीके से मेमोरी यूनिट होती है। अब हम देखते हैं पैरेलल पोर्ट्स। तो पैरेलल पोर्ट्स का मतलब ये होता है कि पैरेलल बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ एक जगह से दूसरी जगह जाती है। जब हम कंप्यूटर में प्रिंटर अटैच करते हैं तो पहले के जमाने में कंप्यूटर में पैरेलल पोर्ट्स का उपयोग किया जाता था। ये वो पोर्ट्स होते हैं जिनके माध्यम से कई तरह की सूचनाएं एक साथ एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस या कई अलग अलग पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करने में सहायक होते हैं। ये वो वायर होते हैं, ये वो सॉकेट्स होते हैं जिनकी मदद से कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को एक साथ बंच के रूप में भेजता है और इस तरह से कंप्यूटर में आपस में ही इंटर कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है। तो ये पैरेलल पोर्ट्स पहले मॉनिटर में जिस तरह से पोर्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है वो एक पैरेलल पोर्ट्स है और इसके बाद यूएसबी पोर्ट्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। अब आप देख सकते हैं कि यूएसबी प्लग जो रहता है वो एक ऐसा प्लग है जिसमें किसी अतिरिक्त सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं रहती है। कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली आपने यूएसबी प्लग को लगाया और आप उसके साथ अपने कंप्यूटर मॉनिटर को भी अटैच कर सकते हैं, अपने मोबाइल को भी अटैच कर सकते हैं और उसकी सूचनाओं को यहां से वहां एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर सकते हैं। तो यूएसबी जब तक नहीं आया था, यूनिफॉर्म सीरियल बस इसका फुल फॉर्म होता है,
और जब तक कि यूएसबी नहीं आया था तब तक कंप्यूटर में पैरेलल पोर्ट्स का ही इस्तेमाल किया जाता था। पैरेलल पोर्ट्स के बाद जब यूएसबी आया तो आप देख सकते हैं कि आज के अधिकांश पेरिफेरल डिवाइसेस जो हैं वो यूएसबी के द्वारा ही कनेक्ट होते हैं। आजकल प्रिंटर्स में भी यूएसबी डिवाइस के लिए एक पोर्ट रहता है, आपने यूएसबी अटैच किया और ऑटोमेटिकली बिना किसी अतिरिक्त सॉफ्टवेयर के, मतलब प्रिंटर का तो सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना ही होगा, उसके बिना तो प्रिंटर नहीं चलेगा, लेकिन उसके अलावा यूएसबी से रिलेटेड कोई अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है। कंप्यूटर यूएसबी आपने प्लग लगाया और इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरीके से यूएसबी पोर्ट काम में आता है। तो ये अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, पैरेलल पोर्ट्स पहले चलते थे, अब यूएसबी पोर्ट्स काम में आते हैं। इसके बाद आता है यूपीएस, मतलब यूनिफॉर्म पावर सप्लाई। अब यूपीएस का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपका कंप्यूटर अभी चल रहा है और उसके बाद अचानक से लाइट चली जाए, तो आपको जैसे लैपटॉप में एक व्यवस्था रहती है बैटरी बैकअप की, उसी तरह से अपने डेस्कटॉप पे भी इस तरह की व्यवस्था देना बहुत जरूरी है। यदि आप ये चाहते हैं कि आपका कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है और जो भी कार्य आपका चल रहा है लाइट गोल हो जाने के बावजूद भी कुछ सेकंड तक आपको चलता रहे, अचानक से बंद ना हो, जिससे जो भी हम काम कर रहे हैं वो प्रभावित ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि आपने बहुत बड़ा मैप डिजाइन कर लिया, सेव करना भूल गए और अचानक से लाइट चली जाए। यदि ऐसा होता है तो फिर आपका पूरी मेहनत में पानी फिर जाता है। तो इस तरह के हजार्ड को रोकने के लिए आप यूपीएस का इस्तेमाल करते हैं, मतलब यूनिफॉर्म पावर सप्लाई का इस्तेमाल करते हैं। यह एक डीसी पावर सप्लाई होती है जो बैटरी बैकअप के साथ रहती है। कुछ यूपीएस में सिंगल बैटरी रहती है, कुछ यूपीएस में डबल बैटरी सिस्टम रहता है। अब ये होता क्या है, ये बैटरीज जो रहती हैं वो आपके सीपीयू को पावर प्रोवाइड करती हैं और ऑल ऑफ अ सडन पहले तो एसी से काम चलते रहता है, लेकिन यूपीएस से कनेक्ट के थ्रू यदि हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं और लाइट अचानक से चली जाती है तो यूपीएस पावर देता है और आपका कंप्यूटर बिना बंद हुए काफी देर तक काम करते रहता है। मतलब कि कम से कम आधे घंटे का भी बैकअप डबल बैटरी सिस्टम में यूपीएस के मिल सकता है। अब इतना समय बहुत काफी रहता है कि आप कंप्यूटर को ऑफ कर दें और उसके बाद अपना डेटा को सुरक्षित कर लें। तो इस तरीके से पर्सनल कंप्यूटर के भागों में अभी तक आपने देखा यूपीएस क्या होता है। लास्ट पॉइंट, ईथरनेट कार्ड। ईथरनेट कार्ड क्या काम में आता है? ईथरनेट कार्ड काम में आता है नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए। पर्सनल कंप्यूटर जैसे हमने बताया कि इंटरनेट का उपयोग करता है, तो इंटरनेट में हम करते हैं ईमेल का आदान प्रदान, ऑनलाइन चैटिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, लेकिन इन सब चीजों के लिए हमें इंटरनेट की जरूरत होती है। तो ये ईथरनेट कार्ड जो रहता है ये एक फिजिकल कार्ड रहता है और इसके द्वारा हम इंटरनेट वायर को RJ45 प्लग के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में और इंटरनेट को बहाल कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे कंप्यूटर में जो टेक्नोलॉजी है उसको हम नेट के द्वारा कनेक्ट करके अपने सिस्टम पे इंटरनेट को ला सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है, उसकी उपयोगिताएं क्या है, किस तरह से कार्य करता है और कौन कौन से कंपोनेंट इस पर्सनल कंप्यूटर में उपयोग में आते हैं। मेरे ख्याल से ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा। यदि आपको पसंद आए तो आप प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि इसमें आपकी जानकारी कुछ अधूरी थी तो प्लीज आप कमेंट करके बताइए, हम उसका बहुत अच्छे से रिप्लाई करेंगे और उसे एक्सप्लेन भी करेंगे। मेरे अभी तक के जितने सब्सक्राइबर हुए हैं वो हुए हैं 450 मेरे सब्सक्राइबर एट प्रेजेंट हैं और इसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने इतना सम्मान दिया, मेरे इतने इंफॉर्मेटिव वीडियोस को आपने देखा। थैंक यू वेरी मच। मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से आप मेरे वीडियोस लाइक करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।